नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है सेंट्रल डिबेट का। सेंट्रल डिबेट में आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश क्या बढ़ा सकता है मानियों के लिए बड़ा कदम, या फिर ये कहें कि क्या मानियों की पूरी तरीके से मुश्किल अब बढ़ जाएगी। मानियों के संरक्षण को लेकर के एक बार फिर से बड़ा मामला सामने आ गया। सांसदों की क्रिमिनल केस से छूट का मामला, वोट के बदले रिश्वत का मामला, मानियों को छूट पर अब 7 जजों की पीठ फैसला करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से जुड़े बहुचर्चित केस फॉर वोट मामले में 5 जजों की बेंच ने पूरी तरीके से फैसला सुनाने की बात की थी। 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले के 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे 7 सदस्यीय संविधान पीठ को रेफर कर दिया। 19 इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। बीजेपी नेता विकास पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता वचस्पति द्विवेदी। पहले तो आप दोनों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। विकास पांडे जी, ये मानियों के संरक्षण पर फिर से विचार करेगी। ये बात जो सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ इस पर पुनर्विचार करे और एक नए नियम के अनुसार जो पुराने नियम को बनाया गया था, क्या कुछ संशोधन होना चाहिए, और ये जो तोड़ जोड़ की राजनीति चल रही है इस पर इसका क्या असर पड़ेगा, जरा विस्तार में बताइए दर्शकों को। देखिए, ये मामला है आजाद भारत के 50 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे हमारी आजादी के जी। तब इस देश ने एक और काला अध्याय देखा। और लोकतंत्र में कहते हैं कि संसद लोकतंत्र का मंदिर होता है, और उस मंदिर की गरिमा को भी तार तार होते हुए हमने देखा। और पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार बचाने के लिए सांसदों की खरीद फरोख्त की गई, और तत्कालिक कांग्रेस की सरकार ने ये किया। तत्कालिक कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने अपनी सरकार बचाने के लिए सांसदों की खरीद फरोख्त की। और आपको एक बात और बता दूं मैं, ये खरीद फरोख्त होने के बाद इस बात को स्वयं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी ने उसके पार्टी फंड में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा की। ये स्वीकार किया स्वयं झारखंड मुक्ति मोर्चा के रिश्वत लेने वाले सांसदों ने। मुझे लगता है कि इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो कानून सांसदों की आत्मबल बढ़ाने के लिए किया गया, उन्हें भयमुक्त बनाने के लिए किया गया, उसका दुरुपयोग कितने बड़े पैमाने पर हुआ, ये हम सब ने देखा उस शर्मसार करने वाले कांड के माध्यम से। और मुझे लगता है कि इसकी परिणति ये हुई कि कई वर्ष ऐसे निकल गए कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या कितने बड़े पैमाने पर होती रही उस दौर में, उस दशक में, ये हम सब ने देखा। और फिर उसके बाद ऐसा चलन भी चला पड़ा, क्योंकि उसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ कि सरकारों ने अपनी सरकार बचाने के लिए इस तरीके के कृत्य किए, चाहे वो राज्यों के स्तर पे हो, चाहे वो केंद्र के स्तर पे हो। लेकिन यहीं पर दूसरा पहलू भी है स्नेहा जी, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की का प्रवक्ता होने या नेता होने के नाते भी बैठा हूँ, तो मैं आपको बता दूं, आप याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो सरकार, वो उनका भाषण आज भी आपने जरूर सुना होगा, इंटरनेट के ऊपर बहुत वायरल होता है उनका वो भाषण, कि हम ऐसी सरकार को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे जो भ्रष्टाचार की आड़ लेकर के बनाई गई हो या बचाई गई हो। और श्रद्धेय अटल जी ने एक वोट से अपनी सरकार बचाना ना पसंद किया, इसकी अपेक्षाकृत उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक आदर्श मूल्य स्थापित करते हुए एक वोट से अपनी सरकार गंवाना पसंद किया, और तत्काल उन्होंने इस्तीफा दे दिया। विकास जी, लेकिन पिछले कुछ वक्तों से लगातार बीजेपी के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी तोड़ जोड़ की राजनीति पर ही टिकी हुई है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आरोपों का कोई आधार है क्या? सबसे बड़ा सवाल ये है। आप ये समझिए कि जो मैं आरोप बता रहा हूं आपको, वो स्वयं झारखंड मुक्ति मोर्चा के रिश्वत लेने वाले सांसदों ने स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी ने 1 करोड़ से ज्यादा की धनराशि उनके खातों में ट्रांसफर की जी। इससे बड़ा आधार मुझे नहीं लगता है कोई हो सकता है। दूसरी चीज, आप जिन आरोपों की बात भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर रही हैं, ये कांग्रेस का फेलियर है, और अपने फेलियर को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग या कहें कि वो लोग
अपने फेलियर को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे बेवजह के आरोप लगाते हैं। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि इन आरोपों की कितनी सच्चाई है। क्या आपको लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी लोभ और लालच में कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके गए हैं क्या? क्या आपको लगता है गुलाम नबी आजाद किसी लोभ और लालच के दबाव में पार्टी को छोड़ करके गए हैं क्या? क्या कपिल सिब्बल आज समाजवादी पार्टी के एमपी है, किसी लोभ और लालच में कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके गए, किसी दबाव में छोड़ करके गए? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील भी हैं, क्या उन पर कोई सरकार दबाव बना सकती है क्या? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी अपने नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इस तरीके के बेवजह के ठीक है, आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है। अभी विकास जी ने कहा तो कि कोई साक्ष्य है क्या? क्यों साक्ष्य जो है, विकास जी कह रहे हैं साक्ष्य नहीं है। क्या जो है इन्होंने वहाँ पे जो है सरकार नहीं बनाई थी बिहार में? बिहार में सरकार जो है लालू उनके राजद के जो है तेजस्वी यादव और जो है उनके बीच था। चीफ मिनिस्टर क्या नाम है उनका, नीतीश कुमार जी के साथ था। आप जो है तोड़ के बनाए, तेजस्वी को हटा के आप जो है घुस गए, आप जो है बनाए। इसके बाद वही काम जो है इन्होंने भी किया, तेजस्वी ने भी किया। आपने जो है हरियाणा वहाँ पे जो है महाराष्ट्र में किया, वहाँ पे जो है शिवसेना की सरकार थी, शिवसेना के एक खेमे को आपने तोड़ के जो है अपने साथ जो है मिला के जो है बना लिया। ये साक्ष्य नहीं तो क्या है? ये कहते हैं कि जो है जैसे क्या कहते हैं, झूठ क्या ये गाल बजाना होता है, कहावत है गाल बजाना, जो है झूठे जो है आप वो कर रहे। सारी दुनिया जान रही है, जनता जान रही है। भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में जो है अथाह। लेते हैं विकास जी से इस पर। विकास पांडे जी, जी। अभी राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि कांग्रेस ने जो किया वो किया, उसका परिणाम भी साफ तौर पे दिख रहा है, लेकिन बीजेपी भी अब उसी दलदल में है। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि विश्लेषक जी कुछ चीजों को मिस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं जी। 2-3 चीजें, जैसे आपने नीतीश जी का उदाहरण दिया। मैं फिर कहूंगा आपको, विश्लेषक जी, मेरा दावा है आप अगर कोई भी इस बात का प्रमाण लेकर के आए कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी दबाव और प्रभाव से नीतीश कुमार जी को अपने साथ ला करके सरकार बनाई हो। कारण इसमें आज कि नीतीश कुमार जी के साथ हम पहले से भी सरकार में रहे हैं, हम कोई पहली बार नीतीश जी के साथ सरकार नहीं बना रहे थे। दूसरी चीज, अगर हमने दबाव में नीतीश जी के साथ पहले सरकार बनाई उस समय तेजस्वी यादव को छुड़वा करके, तो हम दोबारा भी बना सकते थे। वो दबाव दोबारा कहाँ चला गया, यह भी जरा पूछ लीजिए विश्लेषक महोदय से। दरअसल दिक्कत यहाँ पर है कि आपको अपनी सोच का नजरिया व्यापक करना पड़ेगा, और वो व्यापक तब होगा कि जब आप राज्यपाल की बात करते हैं। तो राज्यपाल किसी भी केंद्र सरकार का विशेषाधिकार होता है कि केंद्र सरकार की सहमति से उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ये विशेषाधिकार है। आप कह रहे हैं कि आपके हिसाब से बनना चाहिए, तो संवैधानिक रूप से जो एक प्रक्रिया है उसी का अनुपालन करते हुए केंद्र की सरकार पूर्व में भी कई बार बना चुकी है। और मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा उदाहरण आपको रोमेश भंडारी याद होंगे उत्तर प्रदेश में। सर बोलिए मैं कंप्लीट कर लूं क्योंकि आपकी आवाज नहीं आएगी मेरे पास। बोलिए। रोमेश भंडारी जी, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, एकदम याद है। कैसी क्या स्थितियां रही आपको भी मालूम है। तत्कालीन कांग्रेस के नेता रहे और कांग्रेस ने ही उन्हें राज्यपाल बनाया था। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये संविधान से जुड़ा विषय है, इसे आप व्यापक पैमाने से देखने की आवश्यकता है। हाँ, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइशें हमेशा बनी रहती है। किसी भी प्रकार का काम हो उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। इसका जीता जागता उदाहरण है अनुच्छेद 105(2). 105(2) के तहत सांसदों को केवल इसलिए छूट दी गई थी कि उन पर किसी भी प्रकार का दबाव ना आए, किसी भी प्रकार के प्रेशर में सांसद ना आए, और संसद के अंदर निष्पक्ष होकर के, निर्भीक होकर के वो अपना कार्य जनता के हित में कर सके। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिए कि सांसदों ने उसका कैसा बेजा इस्तेमाल किया। जब सीता सोरेन जी फंसती हैं तो वो 1997 के डिसीजन को आड़ लेकर के बचना चाहती हैं। यही तो किया ना कि 1997 के उस डिसीजन की आड़ ले रही हैं, और जो 105(2) का अनुच्छेद कहता है उसकी आड़ लेकर के वो बचने का प्रयास कर रही है। और उस बचने के प्रयास में उल्टा पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम उसकी भी समीक्षा करेंगे, हम दोबारा 7 सदस्यीय संविधान पीठ उसकी दोबारा से सुनवाई करेगी। तो ये कई बार उल्टा भी पड़ जाता है। निश्चित तौर पर हर सिक्के के दो पहलू हैं, अगर अच्छा है तो बुरा भी है।
और मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूँ स्नेहा जी कि ये कोई नया विषय नहीं है, ये कोई नया विषय नहीं। अभी महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, अरे भाई महाराष्ट्र में जो दल मुख्यमंत्री बना है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आप समझिए, हमने दूसरे दल से कोई व्यक्ति निकल करके आया और सरकार बनाई। आप एक बात समझने का दिक्कत ये है स्नेहा जी कि अगर आपके 50 सांसदों में से 2 सांसद टूट जाए, 3 सांसद टूट जाए, या 50 विधायकों में से आपके 2, 4, 5 विधायक टूट जाए, उन्हें खरीदा जा सकता है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है, उन पर प्रभाव बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आपके 50 में से 40 टूट के जाते हैं, आपके 50 में से 35 टूट के जाते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उनके अपने आंतरिक विषयों का मामला है, ये उनकी खुद की कमजोरी है, और जिसे छुपाने के लिए आप कई बार सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, कई बार इस तरीके के आरोप लगाते हैं, लेकिन वो आरोप कितने सच है और कितने झूठ ये मैं भी जानता हूँ, ये हमारे आदरणीय विश्लेषक महोदय भी जानते हैं कि उनमें कितनी सच्चाई है। बिल्कुल। दूसरी चीज आ जाइए, 2008 का मामला बता देता हूँ आपको याद होगा, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि संसद के अंदर नोट की गड्डियां लहराई गई, और उस निष्पक्ष, और वो भी दुर्भाग्य देखिए, वो भी सरकार बचाने के लिए, किसकी सरकार बचाई जा रही थी? कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बचाने के लिए रिश्वत दे रही थी, और उसमें कांग्रेस की तत्कालिक सहयोगी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अमर सिंह जी इन्वॉल्व थे। बाकायदा अमर सिंह जी को जेल जाना पड़ा उनके इस कृत्य के लिए। आप देखने का प्रयास करिए। तो मुझे लगता है कि कई विषय ऐसे हैं जिनको अगर आप छूते चलेंगे तो कई चीजें निकल करके आएंगी। बेसिक फैक्ट ये है, जरूरत और समय हमेशा बदलाव चाहता है। जब जरूरत हो तब अत्यंत आवश्यक है बदलाव किया जाए, अगर आवश्यक हो तो चीजों में भी किया जाए और व्यक्तित्व में भी बदलाव किया जाए। ठीक है दिलीप जी, क्या कहता है आपका विश्लेषण? विकास जी अभी कह रहे थे जी कि महाराष्ट्र में तो जो है वो पूरी के पूरी पार्टी के कुछ लोग जो है चले आए और जो है वहाँ पे सरकार बना ली। उसमें तो हम उनके आपस की जो है, शिवसेना के आपस की जो है वो थे जी। हाँ, शिवसेना के आपस के जो है मनमुटाव थे, एक मेजोरिटी में जो है उन्होंने जो है वो किया। लेकिन अगर जो है सुचिता की बात होती ना, तो आपको उस सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए था। आप जो है गुड़ खा रहे हैं गुलगुले से। सुनिए, ऐसा ना हो कि जो है राजीव गांधी ने जो है आप ही के पार्टी के, आपके नेता जो है, हमारे भी प्रधानमंत्री रहे, उनका जो है घुटने का इलाज के लिए जो है विदेश भेजा था, घुटने के इलाज और कई इलाज के लिए जो विदेश अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था राजीव गांधी ने। कहीं ऐसा ना हो कि करना पड़ेगा। ठीक है विकास जी, जवाब के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट, आखिरी का 2 मिनट। देखिए, 2-3 चीजें हमारे विश्लेषक जी ने कही जी। एक तो सबसे पहले विपक्ष में अटल जी का उदाहरण दिया कि अटल जी बहुत कुछ कह लिया करते थे, तो मैं भी एक और उनके घुटने का ऑपरेशन कराने का भी उदाहरण दिया। मैं भी एक बात आपको बताना चाहूंगा आदरणीय विश्लेषक महोदय को कि जरा इसे दूसरे चश्मे से जरा चश्मा उल्टा करके देखने का प्रयास करिए। तो मैं बताता हूं आपको कि जब इंदिरा जी परमाणु परीक्षण कहती हैं तो विपक्ष में बैठा अटल बिहारी वाजपेयी जी ये कहते हैं कि हम आपके हर फैसले पे साथ खड़े हैं और हमें गर्व है कि इस देश ने परमाणु परीक्षण किया। उसके उलट जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 2003 या 4 में जब पोखरण का परमाणु परीक्षण कहते हैं तो इस देश में विपक्ष में बैठने वाली कांग्रेस स्नेहा जी जानते हैं क्या कहती है कि जब अमेरिका प्रतिबंध लगाता है उस परीक्षण के विरोध में, तो कांग्रेस ये कहती है कि आखिर हमें परीक्षण की आवश्यकता क्या थी, जब इस देश ने ये साबित करने का मौका था कि आप विपक्ष में रहकर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो कांग्रेस अपनी राजनीति साध रही थी, मुझे लगता है आदरणीय विश्लेषक महोदय जी मुझे बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और इस विषय को बहुत गंभीरता से समझेंगे कि अगर आपको ऐसा विपक्ष मिलेगा तो निश्चित तौर पर आज भाजपा की सरकार है तो आपको सत्ता पक्ष उससे भी बढ़िया मिलेगा। क्या नेहरू जी हुआ करते होंगे, क्या इंदिरा जी हुआ करती होंगी, उससे भी बढ़िया आपको सत्ता पक्ष मिलेगा, लेकिन उसके लिए विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के जैसा होना आवश्यक है। दूसरी चीज मैं एक बात और कहूंगा, ओपीएस का अभी बड़ी ओपीएस को लेकर के आ गए हमारे आदरणीय विश्लेषक जी। ओपीएस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खत्म कर दी, मैं स्वीकार करता हूं श्रीमान जी। उसके बाद 2004 से लेकर 14 तक इस देश में कांग्रेस की सरकार भी रही। विश्लेषक जी शायद भूल गए थोड़ी देर के लिए ये बताना और जताना कि 10 साल इस देश में कांग्रेस की सरकार रही, ओपीएस क्यों नहीं लागू करवा पाए? सपा समाजवादी पार्टी उसकी सहयोगी थी
उस केंद्र की सरकार में, क्यों नहीं ओपीएस लागू कराई, यह भी मुझे बता देना चाहिए। आदरणीय दोनों लोगों से मेरा ये सवाल है, ये बता करके जाएंगे। अभी दूसरी चीज मुझे लगता है कि सारी चीजों को गंभीरता से देखना चाहिए। जब आप सरकारों की बात करते हैं और जब आप चीजों की बात करते हैं, तो केरल में यही कांग्रेस पार्टी, यह भी एक तरीके का भ्रष्टाचार है, यह भी एक तरीके की जनता के सरकारों के ऊपर दबाव बनाने की बात है कि केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और बंगाल के अंदर ममता दीदी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेगी, पंजाब के अंदर अलग अलग चुनाव लड़ेगी। लेकिन जब केंद्र में आएंगे, जब राजनीतिक लाभ लेने की बात आएगी, तो एक साथ करके आप एक मंच पर आकर के जनता को मूर्ख बनाने का काम करेंगे। यह भी एक तरीके का राजनीतिक भ्रष्टाचार है और मेरा विश्लेषक महोदय से आग्रह है कि इस पर भी प्रकाश डालें। ठीक है, 10 साल वो रही, 10 मैं तो वही कह रहा हूं, मैं तो किसी पार्टी का नहीं, ये सपा गिना दे रहे हैं, टाइटल देख के सपा गिना दे रहे हैं, ये गिना दे रहे हैं। हाँ, अब कमल ऐसे नहीं, अब कमल मुरझाने वाला है, 2024 में मुरझा जाएगा। और एक चीज और मैं फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।